हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी हिंदी की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 2 क्या लिखूं को पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। यह पाठ एक रोचक आत्मकथ्य शैली में लिखा गया निबंध है। तो ये क्या है? एक निबंध है जिसमें लेखक ने निबंध लेखन की कठिनाई, उसकी प्रक्रिया और अपने अनुभवों को व्यंग्यात्मक एवं चिंतनशील ढंग से प्रस्तुत किया है। और साथ ही अंत में दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार जैसे विषयों को भी सुंदर रूप से जोड़ दिया है। तो जैसा कि आपको पाठ के नाम से ही पता लग रहा है, क्या लिखूं, तो इस निबंध को लिखते समय, इस निबंध को लिखने से पहले लेखक को दुविधा होती है, उलझन होती है कि वो कैसे इस लेख को लिखें। तो लेखक अपनी इस दुविधा से, इस उलझन से कैसे बाहर निकलते हैं और कैसे एक आदर्श निबंध लिख पाते हैं जो दूसरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके, दूसरों के काम आ सके। तो आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के अंत में जो कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, सबसे पहले हम उन्हें पढ़ते हैं ताकि हमें कठिन शब्दों के अर्थ जो हैं वो समझ आ जाएं, उनका अर्थ पता लगे, तभी हम इस पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पाठ के अंत में शब्द संपदा दी गई है, कठिन शब्दों के अर्थ। ठीक है, तो एक शब्द के कई अर्थ दिए गए हैं। आपको जो भी इजी लगता है, आसान लगता है, उसे आप चुन सकते हैं। जैसे सफुर्ती का अर्थ होता है फुर्ती। ठीक है, आवेग, बिना सोचे विचारे कुछ कर बैठने की अंतः प्रेरणा। अंतः प्रेरणा जब आपके अंदर से, आपके मन से कुछ करने की प्रेरणा जगती है, इच्छा जगती है। ठीक है, यथार्थता या यथार्थ, इसका अर्थ है सत्य। उत्थित, उत्थित यानी उठा हुआ। रहस्य, गुप्त भेद या गोपनीय विषय। विज्ञो, विज्ञो या विज्ञ, इसका अर्थ होता है जानकार, समझदार या विद्वान। ठीक है, सम्मति, सम्मति यानी सहमति, स्वीकृति या राय भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अनुसंधान, अनुसंधान यानी कि खोज या अन्वेषण या जांच पड़ताल करना। ठीक है, विश्वकोश, विश्वकोश वह ग्रंथ जिसमें संसार के सारे विषयों का विवरण हो, या वह भंडार जिसमें विश्व की सारी वस्तुएं संग्रहित हों, एक साथ हों, इकट्ठी हों। ठीक है, दुर्बोधता या दुर्बोध, जो शीघ्र समझ में ना आए, जिसे समझने में मुश्किल हो। ठीक है, गांभीर्य का अर्थ है गंभीरता या जटिलता। गुत्थी, गुत्थी का अर्थ है उलझन या कठिनाई। अज्ञो या अज्ञ, जिसका अर्थ होता है ज्ञान रहित या ना समझ। पद्धति, पद्धति यानी प्रथा या प्रणाली। पाश्चात्य, पश्चिम का या पिछला हिस्सा। आख्यायिका, सिलसिलेवार कहानी या वृत्तांत। उदात्त का अर्थ है ऊंचा या महान। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी कि व्यक्त करना या प्रकट होना। अनुसरण, पीछे चलना या अनुकरण करना। समावेश, समावेश यानी कि शामिल होना या साथ रहना। संध्या, शाम का वह समय जब दिन के दो भागों का मेल होता है, या आप सांझ कह सकते हैं। ठीक है, अंकित यानी लिखित या चिन्हित या गिना हुआ। ठीक है, कोलाहल का अर्थ होता है बहुत से लोगों के एक साथ बोलने से होने वाला शोर। विषाद, विषाद यानी कि उदासी। कलरव, मधुर ध्वनि या कोमल। ठीक है, तो ये थे कठिन शब्दों के अर्थ। आइए अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो लेखक लिखते हैं, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। तो यहाँ पर लेखक जो हैं वो A.G. गार्डिनर के विचारों के आधार पर बताते हैं
कि जब मन में लिखने की तीव्र इच्छा होती है तब व्यक्ति एक विशेष मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है, उस समय क्या होता है, मन में उत्साह होता है, हृदय में ऊर्जा होती है और जो मस्तिष्क है उसमें विचारों का जो प्रवाह है वो तेजी से उठता है। और ऐसी स्थिति में, और जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब व्यक्ति को लिखना ही पड़ता है, वह खुद को लिखने से रोक नहीं पाता। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं कि उस समय लिखने वाले को विषय की चिंता नहीं रहती, यानी कि टॉपिक की चिंता नहीं रहती, यानी कि टॉपिक इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितने हमारे भीतर के भाव यानी इमोशंस होते हैं। कि चाहे कोई भी टॉपिक हो, अगर हमारी मानसिक स्थिति ऐसी है यानी हम लिखने के लिए तैयार हैं, तब हमारे मन में अपने आप ही विचार जो हैं वो आने लगते हैं और हम बिना विषय की चिंता करे लिख देते हैं। तो यहाँ उदाहरण भी दिया गया है टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु हैट है, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। कि जैसे एक हैट यानी टोपी को टांगने के लिए कोई भी खूंटी चल जाती है, कोई भी खूंटी चल सकती है, खूंटी यानी कि हुक। उसी तरह अपने मन की बात कहने के लिए कोई भी विषय चुना जा सकता है, क्योंकि असली महत्व टोपी यानी भाव का है। टोपी को भाव कहा गया है, हैट को भाव कहा गया है, कि असली महत्व टोपी का होता है, ना कि खूंटी का। तो खूंटी क्या है, विषय है, और टोपी क्या है, भाव है। किसके अनुसार, ए.जे. गार्डिनर के अनुसार। ठीक है, यानी उनका कहना था कि मन की बात कहने के लिए, व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय लिया जा सकता है, कोई भी विषय उपयुक्त हो सकता है। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे गार्डिनर की बातों पर कोई संदेह नहीं है, उनकी बात अपनी जगह ठीक है, क्योंकि सभी का सोचने का तरीका जो है वो अलग होता है। लेकिन जो लेखक हैं उनकी जो स्थिति है वो अलग है, क्योंकि लेखक ने कभी भी उस विशेष मानसिक अवस्था का अनुभव नहीं किया जिसमें विचार जो हैं अपने आप ही उमड़ने लगते हैं, उठने लगते हैं, आने लगते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि मुझे तो एक निबंध लिखने के लिए बहुत सोच समझकर विचार करना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, उस विषय के बारे में परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि निबंध लिखने के लिए मुझे सोचना, चिंता करना और मेहनत करनी पड़ती है। यानी लेखक के लिए जो लेखन है वो एक स्वाभाविक नेचुरल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि परिश्रम का कार्य है, बहुत ही मेहनत का कार्य है। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि आज तो मुझे और भी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना, बल्कि मुझे एक आदर्श निबंध लिखना है, एक परफेक्ट निबंध लिखना है। आदर्श निबंध यानी कि एक ऐसा निबंध जो दूसरों के लिए आदर्श हो, उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सके। ठीक है, नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं, और अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं, और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। कि नमिता तो चाहती है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं विषय पर लिखूं, और अमिता चाहती है कि मैं समाज सुधार पर निबंध लिखूं, और ये दोनों ही विषय जो हैं वो परीक्षा में आ चुके हैं। इसलिए लेखक को ऐसे निबंध लिखने होंगे जो
अच्छे उदाहरण बन सकें और जिनसे दोनों को, नमिता और अमिता दोनों को, निबंध लिखने का तरीका समझ में आ जाए, रहस्य समझ में आ जाए। यानी लेखक यह बताना चाहते हैं यहाँ पर कि हर किसी के लिए जो लेखन है वो आसान नहीं होता। कई बार अच्छा निबंध लिखने के लिए गहरी सोच, मेहनत और अभ्यास की आवश्यकता होती है, और खासकर जब हमें दूसरों को सिखाने के लिए आदर्श उदाहरण देना हो। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सकें? इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? अब दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये क्या है? एक मुहावरा है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है कि जो दूर की चीज होती है वो देखने में हमें अच्छी लगती है, आकर्षक लगती है, क्योंकि हमें उसकी वास्तविकता नहीं पता होती कि वो असल में कैसी है। लेकिन जब उसी चीज, उसी वस्तु को हम नज़दीक से देखते हैं, तब हमें उसकी सच्चाई का पता लगता है कि वो कैसी है। यानी कहने का अर्थ है कि जब तक वो वस्तु हमसे दूर है तब तक वो हमें देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जब पास से हम उसके बारे में अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं तब वही हमें हो सकता है अच्छी ना लगे। या आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके कक्षा में आपका ही कोई मित्र है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी ड्राइंग करता है, चित्रकारी करता है, ठीक है, तो सभी उसकी ड्राइंग की प्रशंसा करते हैं, तो आप भी उसकी ड्राइंग देखते हैं और आप क्या कहते हैं कि ये इसमें कौन सा बड़ी बात है कि ये ड्राइंग तो मैं भी बना लूँगा। जबकि चित्रकारी करना भी एक कला है, हर कोई उसमें निपुण नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने देखने में तो आपको वो चीज़ आसान लगी कि ये ड्राइंग मेरे लिए आसान है, लेकिन जब आप खुद ड्राइंग करके देखते हैं तब हो सकता है आपसे वो ना बन पाए। यानी कहने का मतलब है, जो चीज़ आपको देखने में आसान लग रही थी, जब खुद आपने उस चीज़ को बनाने की कोशिश की, एक्सपीरियंस किया, तब आपको मुश्किल लगी। तो यही है कि दूर के ढोल जो है वो सुहावने होते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, विषय सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इतना बड़ा है कि क्या यह इतना बड़ा है कि उस पर 5 पेज का निबंध लिखा जा सके? और इसी तरह जो समाज सुधार है एक बहुत बड़ा और जटिल विषय है, जिस पर बड़े बड़े विद्वानों के भी मतभेद हैं, बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, यानी कि बड़े बड़े विद्वानों के भी मतभेद हैं। और ऐसे विषय को थोड़े समय और सीमित शब्दों में लिखना कठिन है कि कैसे लिख दूं मैं इन विषयों को थोड़े समय और सीमित शब्दों में। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। तो लेखक ने क्या सोचा कि पहले मैं निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति तो जान लूं, कि उनकी राय तो जान लूं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। यानी लेखक पहले यह समझना चाहते हैं कि आदर्श निबंध होता क्या है और उसे कैसे लिखा जाता है। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी, जो वो रचनाएं लिख चुके हैं। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। एक विद्वान के अनुसार जो छोटा निबंध है वो बेहतर होता है, क्योंकि बड़े निबंध में सुंदरता और प्रभाव जो है वो कम हो सकता है। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। लेखक कहते हैं कि उनके इस कथन को मान लेने में ही, स्वीकार करने में ही मेरा लाभ है, क्योंकि मुझे छोटा निबंध लिखना है, कि मुझे भी छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। तो वो उन्हें ये बात जो है, विद्वान की यह कथन जो है अच्छा लगता है। पर लिखूं कैसे? फिर भी यही प्रश्न उठता है उनके दिमाग में कि पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है
कि निबंध के दो प्रधान अंग हैं, कि निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य जिन्होंने कहा कि निबंध छोटा होना चाहिए, अब उन्हीं का एक और कथन है कि निबंध के दो प्रधान अंग होते हैं, मुख्य अंग होते हैं, सामग्री और शैली। तो कौन कौन से अंग हो गए? सामग्री और शैली। तो पहले आप ये जानिए कि सामग्री होती क्या है। सामग्री यानी कि कंटेंट या विचार और जानकारी, ठीक है। और शैली क्या होती है? शैली यानी कि स्टाइल, यानी लिखने का तरीका या ढंग, ठीक है। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा, इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। कि लेखक कहते हैं कि अच्छा निबंध लिखने के लिए पहले विचार एकत्र करने होंगे, यानी मनन करने की जरूरत है, और फिर उन्हें सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। कि लेखक कहते हैं कि यह बात तो बिल्कुल सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है, कि जिसे जिस विषय का अच्छा ज्ञान है, जिसके बारे में उसे पता है, उससे संबंधित विचार जो हैं उस व्यक्ति के मन में अपने आप ही आ जाते हैं। लेकिन मुझे थोड़े पता था कि मुझे दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की जरूरत पड़ेगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। कि अगर मुझे पहले से पता होती ये बात कि मुझे दूर के ढोल सुहावने पर निबंध लिखना है, तो मैं पहले ही लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में जाकर इस विषय के बारे में कुछ छानबीन कर लेता, खोज कर लेता। पर अब समय नहीं है। लेकिन अब तो मेरे पास समय भी नहीं है, मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। कि अब तो ना तो मेरे पास समय है, अब मुझे 2 घंटे के अंदर ही ये दोनों निबंध जो हैं वो लिखकर तैयार करने हैं। यहाँ ना तो विश्वकोश है और ना ही कोई ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। अब विश्वकोश क्या है, पहले भी आप कठिन शब्दों के अर्थ में समझ चुके हैं कि वह ग्रंथ जिसमें संसार के सारे विषयों का विवरण हो, ठीक है, या ऐसा भंडार जिसमें विश्व की सारी वस्तुएं संग्रहित हों। कि लेखक कहते हैं कि ना तो मेरे पास कोई विश्वकोश है, ना ही कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें इन विषयों की सामग्री जो है वो उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा, यानी अब मुझे मजबूरी में अपने ही ज्ञान और समझ के आधार पर ही निबंध लिखना होगा। यानी यहाँ पर लेखक यह बताना चाहते हैं कि निबंध लिखना आसान काम नहीं है। इसके लिए सही विषय की समझ होनी चाहिए, पर्याप्त विचार यानी सामग्री होनी चाहिए, और अच्छी शैली की भी आवश्यकता होती है। और लेकिन अगर समय कम हो तो व्यक्ति को अपने ज्ञान और सोच पर ही भरोसा करके, विश्वास करके काम करना पड़ता है। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। कि कुछ विज्ञों का, कुछ विद्वानों का कथन है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए, यानी उसकी आउटलाइन बना लेनी चाहिए, जो जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो तैयार कर लेने चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि दूर के ढोल सुहावने जैसे विषय की रूपरेखा कैसे बनाई जाए। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। कि निबंध लिखने के बाद उसका सार लिखना आसान है, पर पहले ही कुछ शब्दों में उसका सार सोचना वो ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? फिर उनके मन में प्रश्न उठता है लेखक के कि क्या सच में हिंदी के जितने भी विद्वान लेखक हैं वो पहले से ही अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा यानी आउटलाइन तैयार कर लेते हैं? फिर उनको एजी गार्डनर की बात याद आती है कि एजी गार्डनर को तो अपने लेखों का
शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। कि जो गार्डनर साहब थे उन्हें अपने लेखों का शीर्षक यानी कि टाइटल बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती थी। कि उन्होंने एक जगह लिखा है कि उन्हें अपने लेखों का शीर्षक यानी कि टाइटल बनाने में ही सबसे ज़्यादा कठिनाई होती थी। इसीलिए वो शीर्षक बनाने का कार्य जो है अपने मित्र को सौंप देते थे। यानी लेख गार्डनर जी लिखते थे, उसका शीर्षक टाइटल क्या देना है वो उनका मित्र सोचता था। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई ना हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम ना रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। फिर वो आगे लिखते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो एक प्रसिद्ध लेखक थे, उन्हें भी अपना नाटक लिखने में उतनी मुश्किल नहीं होती होगी जितनी उनको अपने नाटक का नाम रखने में होती थी कि नाटक को क्या नाम दिया जाए। तभी तो एक बार उन्होंने घबराकर अपने नाटक का जो नाम है वो रख दिया जैसा तुम चाहो, कि जैसा तुम्हें सही लगे इस नाटक को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, वही तुम इसे टाइटल शीर्षक दे सकते हो, इसका नाम दे सकते हो। इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार ना होगी। यानी लेखक कहते हैं कि जब बड़े बड़े महान लेखक भी इन समस्याओं से जूझ चुके हैं, उन्हें भी अपना शीर्षक और नाटक का नाम रखने में इतनी परेशानी होती है, तो मुझसे तो इसकी रूपरेखा नहीं बन पाएगी, मेरे से रूपरेखा तैयार नहीं हो पाएगी। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबंध। यानी कि लेखक कहते हैं आगे कि अब मुझे शैली निश्चित करनी होगी, कि रूपरेखा तो मुझसे तैयार नहीं होगी, अब मुझे शैली निश्चित करनी होगी, क्योंकि आचार्य महोदय का कहना है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए और वाक्य छोटे हों और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। यह तो बिल्कुल ठीक है, वो उनकी इस बात से सहमत हो जाते हैं। मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हों। फिर आगे क्या कहते हैं लेखक कि ये बात तो सही है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, वाक्य छोटे हों और एक दूसरे से संबंधित हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों। लेकिन वो अपने आप पर ही व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मैं खुद तो एक मास्टर हूँ, शिक्षक हूँ, इसलिए मुझे अपनी विद्वता तो दिखानी होगी कि मैं कितना विद्वान हूँ, मुझे कितना ज्ञान है। इसलिए वह सोचते हैं कि वाक्य बहुत लंबे और जटिल होने चाहिए। बाण भट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है। फिर उन्हें बाण भट्ट जो संस्कृत साहित्य के ज्ञाता हैं, उनकी एक बात याद आती है कि उन्होंने कादंबरी में ऐसे लंबे वाक्य लिखे और उनके वाक्यों में अस्पष्टता थी, यानी कि उनके वाक्य जो हैं वो स्पष्ट नहीं थे और उनकी इसी अस्पष्टता और दुर्बोधता यानी जिसे समझने में मुश्किल हो, जो शीघ्र समझ में ना आए, उनकी इसी अस्पष्टता और दुर्बोधता से जो उनका लेखन है उसमें गांभीर्य यानी गंभीरता आ जाती है। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी और इसीलिए जो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं श्री हर्ष, उन्होंने भी जानबूझकर अपने काव्य को कठिन बनाया, उसमें ऐसी गुत्थियां, ऐसे गोपनीय राज डाल दिए जो अज्ञों से ना सुलझ सके, जो बड़े से बड़े ज्ञानी भी ना सुलझा सके। और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी थी, और जो सेनापति हैं उन्होंने भी अपनी कविता को दुर्बोध बनाया, जो आसानी से समझ ना आ पाए। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए कि तभी तो
जो लेखक लोग हैं वो निबंध में अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां डालना भी आवश्यक समझते हैं। अभी भी लेखक जो हैं वो उलझन में हैं कि वो अपने निबंध में वाक्य सरल और स्पष्ट लिखें या कठिन और दुर्बोध लिखें जो आसानी से समझ ना आए। यानी यहाँ पर लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि जो निबंध लेखन है उसके नियम बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें व्यवहार में लाना आसान नहीं होता। विद्वानों की बातें कई बार एक दूसरे से विरोधी लगती हैं और इसलिए लेखक जो है उलझन में पड़ जाता है कि सही तरीका क्या है निबंध लिखने का। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हों, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। लेखक आगे कहते हैं कि जो अंग्रेजी के निबंधकार हैं उन्होंने किसी दूसरी ही पद्धति को, उनका जो लिखने का तरीका है निबंध लिखने का वो अलग ही है, उनकी प्रणाली जो है वो अलग ही है। भले ही उनकी इस प्रणाली को जो हिंदी साहित्य के आचार्य हैं वो सही ना माने, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मांटेन समझे जाते हैं और जो अंग्रेजी की जो पद्धति है उसके जो जन्मदाता हैं उन्हें वो मांटेन माने जाते हैं कि इसकी शुरुआत, इस पद्धति की शुरुआत मांटेन ने की थी। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया, कि उन्होंने अपने निबंधों में वही लिखा जो उन्होंने देखा, सुना और अनुभव किया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं और ऐसे निबंध जो हैं वो व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होते हैं और ये स्वच्छंद होते हैं। इसमें लेखक की सच्ची अनुभूति और भावनाएं झलकती हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। कि ऐसी रचनाओं में, ऐसे निबंधों में ना तो कवि की ऊंची कल्पनाएं होती हैं, ठीक है, उदात्त कल्पना यानी कि ऊंची कल्पनाएं होती हैं, और ना ही कहानीकार की सूक्ष्मता होती है, सूक्ष्म दृष्टि यानी कि सूक्ष्मता, और ना ही विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना यानी ना ही विद्वानों की कठिन तर्क चर्चा होती है। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति होती है। उसमें क्या होता है? लेखक की सच्ची अनुभूति और भावनाएं होती हैं। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है, ना ही कल्पना की महिमा। कि ऐसे भाव जो मन से निकले, उनकी अभिव्यक्ति जो है वो ऐसी मानसिक स्थिति में होती है जब व्यक्ति अपने आप में ही डूबा रहता है, अपने आप में ही लीन रहता है, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने आप में लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि ऐसे निबंध तब लिखे जाते हैं जब व्यक्ति अपने आप में डूबा रहता है, लीन रहता है और वो दुनिया को अपनी ही दृष्टि और अपने भावों से देखता है। उसमें ना तो ज्ञान का कोई दिखावा होता है और ना ही कल्पना की भव्यता होती है। यानी यह पूरी तरह दिल से लिखने की प्रक्रिया है। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं। फिर लेखक सोचते हैं कि जब ये पद्धति, ये प्रणाली इतनी आसान है, इतनी सरल है, तो क्यों ना मैं भी इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए निबंध लिखूं। पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। लेकिन जो लेखक है फिर भी उलझन में है कि पर मुझे तो 1 नहीं 2-2 निबंध लिखने हैं। यानी यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि निबंध लिखने का सबसे अच्छा तरीका शायद वही है जिसमें हम अपने सच्चे अनुभव और भाव लिखें। लेकिन जब समय कम हो और विषय तय हो, कि समय कम है लेकिन विषय उन्हें पता है कि विषय किस विषय पर उन्हें निबंध लिखना है, तब हमें यही तरीका अपनाना पड़ता है। लेकिन तब ये तरीका भी आसान नहीं होता। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। तभी लेखक को अमीर खुसरो की एक कहानी याद आती है। एक बार प्यास लगने पर वे कुएं के पास पहुंचे। एक बार अमीर खुसरो को प्यास लगी तो वे कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की।
दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। कि जब वो पानी पीने गए वहां पर 4 औरतें पानी भर रही थी, तो एक ने कहा कि खीर पर कविता सुना दो, दूसरी ने कहा कि चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते और चौथी ने ढोल पर कविता सुनाने को कहा। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, यानी टैलेंटेड थे, बहुत ही प्रतिभा थी उनके अंदर। उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी, कि उन्होंने एक ही पद में, एक ही कविता में चारों की इच्छाएं जो है वो पूरी कर दी। उन्होंने कहा, खीर पकाई जत्न से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। यानी अमीर खुसरो ने एक ही पद में चारों कविताएं जो हैं वो लिख डाली। और फिर इससे लेखक को यह प्रेरणा मिलती है कि किसी भी विषय को जोड़कर सुंदर भाव जो हैं वो व्यक्त किए जा सकते हैं। मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। फिर लेखक कहते हैं कि भले ही मेरे अंदर खुसरो जितनी प्रतिभा नहीं है, टैलेंट नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को अपनाकर मैं अपनी समस्या को कम कर सकता हूँ। मैं भी इस निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा, कि मैं भी एक ही निबंध में इन दोनों विषयों को जोड़ दूंगा, डाल दूंगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। फिर लेखक क्या कहते हैं कि दूर के ढोल जो है वो सुहावने होते हैं, क्योंकि उनकी जो कर्कशता है वो दूर तक नहीं पहुंचती। यानी अगर दूर कहीं ढोल बज रहा है तो वो सुनने में हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी जो कर्कशता है, चुभने वाली जो आवाज़ है, वो हमारे कानों तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो हमें अच्छी लगती है। और जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द जो है मधुरता का संचार कर देते हैं। कि पास बैठा व्यक्ति जब ढोल सुनता है तो उसे उसकी आवाज कैसी लगती है, तेज और कर्कश, यानी कटु लगती है, अप्रिय लगती है। लेकिन वही ढोल की आवाज दूर बैठे व्यक्ति को मधुर लगती है, मीठी लगती है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधु की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। यानी लेखक यहाँ पर तर्क देते हुए कहते हैं, क्योंकि जो दूर बैठा व्यक्ति है वो केवल ध्वनि नहीं सुनता, उस ढोल की आवाज नहीं सुनता, बल्कि वह कल्पना करता है अपने मन में विवाह की, उत्सव की और खुशी के दृश्य बना लेता है। जैसे ही कहीं पर ढोल बजता है, आप भी कहते हो ना, शायद कहीं शादी हो रही है ना, या कोई उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। तो विवाह का दृश्य जो है वो व्यक्ति सोच लेता है, और नववधु यानी कि नई दुल्हन की लज्जा, उसकी शर्म, प्रेम और उसके मन में जो डर है, कई तरह के भाव जो हैं नई दुल्हन के मन में उस समय पर आते हैं। तो उन्हीं सब की कल्पना जो है वो व्यक्ति करने लगता है। और इसीलिए जो ढोल की जो आवाज है, कर्कश आवाज है, चुभने वाली आवाज है, वो उस समय पर हमें मधुर और सुग्ध लगने लगती है। उस नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देता है। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तो तीनों मिले रहते हैं। सच बात तो यह है, वास्तव में तो ढोल की जो आवाज़ है वो केवल ध्वनि नहीं होती, उसके साथ क्या क्या जुड़ा होता है, आनंद का कलरव यानी खुशी जुड़ी होती है, उत्सव का प्रमोद जुड़ा होता है यानी उत्सव की खुशी, और प्रेम का संगीत, ये तीनों जुड़े होते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती। इसीलिए उस ढोल की जो आवाज है वो पास खड़े लोगों को भी बुरी नहीं लगती, और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है, और जो दूर के लोग हैं उनके लिए तो वह बहुत ही अच्छी होती है, मीठी होती है, सुहावनी होती है। यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता।
यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि यह बात बिल्कुल सही है कि जब हम किसी चीज़ से दूर होते हैं, तब हमें उसकी कठोर सच्चाई यानी यथार्थता का अनुभव नहीं होता, उसका अनुभव हम नहीं कर पाते। इसलिए हमें जो दूर की चीज़ें हैं वो आकर्षक लगती हैं, सुहावनी लगती हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से लेखक ने यहाँ पर बताया है। उन्होंने 2 वर्गों की तुलना की है। एक तरुण यानी कि युवा वर्ग, यंग लोगों की, और वृद्ध यानी कि बूढ़े लोगों की। ठीक है? तो जो तरुण लोग हैं वो जीवन संग्राम से दूर हैं, यानी जीवन के संघर्ष से अभी दूर होते हैं। इसलिए उन्हें जो भविष्य होता है, उन्हें अपना जो भविष्य है वो उनके सामने बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। उन्हें अपना भविष्य बहुत ही उज्जवल और सुंदर लगता है। और जो वृद्ध हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, वो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं। अब उनका अतीत जो है वो पीछे रह गया है। इसलिए वो अपने अतीत को अच्छा मानते हैं, उसकी जो यादें हैं वो उन्हें अच्छी लगती हैं। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। जो वृद्ध हैं वो अतीत का, अपने बीते हुए समय का ही सपना देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। कि जिस प्रकार युवा लोगों के लिए उनका भविष्य उज्जवल है, सुंदर है, वैसे ही वृद्धों के लिए, बूढ़ों के लिए उनका जो अतीत है, अतीत की यादें हैं, वो अच्छी होती हैं, सुंदर होती हैं। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। प्रेजेंट से, वर्तमान से दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही खुश नहीं हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। कि दोनों ही अपने वर्तमान से, प्रेजेंट से असंतुष्ट हैं। तो तरुण क्या चाहते हैं, युवा वर्ग क्या चाहता है कि वे अपने भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, और जो वृद्ध हैं वो अतीत को वापस लाना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं। जो तरुण हैं वो परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए वो क्रांति करना चाहते हैं। और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षण हैं। और जो वृद्ध लोग हैं वो अपने अतीत यानी कि अपनी पुरानी परंपराओं को बचाना चाहते हैं। अतीत गौरव यानी कि अपनी पुरानी परंपराओं को वो बचाना चाहते हैं, उसकी रक्षा करना चाहते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है। और इन्हीं दोनों यानी कि युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग, इन्हीं के कारण जो है, जो उनका वर्तमान है, प्रेजेंट जो है, वो सदैव शुद्ध रहता है, यानी कि अशांत रहता है। कहने का अर्थ है इसी टकराव के कारण वर्तमान हमेशा अशांत रहता है, और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। और यही कारण है कि हर समय सुधार की, रिफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो। कि मनुष्य जाति के इतिहास में कोई भी ऐसा काल नहीं था जब सुधारों की आवश्यकता, जरूरत ना पड़ी हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं। कि तभी तो उस समय से लेकर आज तक कितने ही सुधारक हुए हैं। पर सुधारों का अंत कब हुआ है? लेकिन सुधारों का अंत जो है फिर भी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। कि इनके नाम ले देने से ही जो सुधारकों की गणना है, गिनती है, वो खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। कि सुधारकों का जो दल है, समूह है, वो हर नगर में, हर गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। कि यह बात भी बिल्कुल सही है कि जीवन में नए नए दोष जो हैं, वो समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होती रहती हैं, पैदा होती रहती हैं, और उनका सुधार किया जाता है। ना दोषों का अंत होता है, ना सुधारों का। और इस प्रकार ना तो दोषों, ना ही समस्याओं का अंत होता है, और ना ही सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं, और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। कि जो कभी
सुधार थी वही समय के साथ दोष बन जाती है, कि जो कभी सुधार थी, सॉल्यूशन था जो, वो समय के साथ वो क्या बन जाता है, दोष यानी कि समस्या बन जाती है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है, कि तभी तो इस जीवन को प्रगतिशील कहा गया है, कि निरंतर परिवर्तन के कारण ही जीवन को प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव कहा गया है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। कि आज जो साहित्य नया और उन्नत माना जाता है वही आगे चलकर अतीत का हिस्सा बन जाएगा, अतीत का स्मारक हो जाएगा, यानी कि अतीत का हिस्सा बन जाएगा। और आज जो तरुण है यानी युवा हैं, वो कल को वृद्ध हो जाएंगे और फिर वे अपने अतीत को याद करेंगे। ठीक है, और उनके स्थान पर नए तरुण आ जाएंगे, उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा और फिर वो भविष्य के स्वप्न देखेंगे। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, दोनों के ही सपने जो हैं वो उनके लिए, दोनों के लिए सुखद होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यानी कि जो आज तरुण है, युवा हैं, वो अभी भविष्य के सपने देखते हैं, उनके लिए उनका भविष्य सुखद है। लेकिन कल जब वो वृद्ध हो जाएंगे तब वो अपने अतीत को अच्छा मानेंगे, है ना। और उनके स्थान पर, उन युवा के स्थान पर नए युवा का दल आ जाएगा, नए युवाओं का दल आ जाएगा, उनका समूह आ जाएगा। तो इस प्रकार ये चक्र जो है वो चलता रहता है। और जब ये चक्र चलता रहेगा तो दोष भी उत्पन्न होंगे, दोष उत्पन्न होंगे तो सुधारों की आवश्यकता होगी, है ना। तो ये प्रक्रिया जो है हमेशा ही चलती रहेगी और दोनों के ही स्वप्न जो हैं सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि जो दूर की चीजें हैं, जैसे भविष्य या अतीत, जो बीत चुकी हैं, जो हमसे दूर चली गई हैं, हमें अधिक अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम उनकी सच्चाई को पूरी तरह नहीं जानते। और इसीलिए तरुणों को भविष्य सुंदर लगता है और वृद्धों को अतीत सुंदर लगता है। और इसी के कारण यह कहावत जो है वो बिल्कुल सही है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो इस प्रकार लेखक ने एक ही निबंध में दोनों विषयों, यानी दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार, दोनों को बहुत ही सुंदर ढंग से जोड़ा है। इस पूरे निबंध में लेखक ने अपने अनुभव, व्यंग्य और चिंतन के माध्यम से निबंध लेखन की प्रक्रिया और जीवन के गहरे सत्य को बड़े ही सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।